नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल राजवंश पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने पहले से ही आपके लिए उपलब्ध करा दिए हैं। उनको उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, जिससे कि ये पार्ट जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि यहाँ से आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह से। और लास्ट जो मुगल वंश का शासक था बहादुर शाह द्वितीय या जफर, जिसका उपनाम था। यहाँ तक हम बीच के सारे जो सम्राट थे उनके विषय में देखेंगे। तो बीच अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मुश्किल है आपको समझ में आए। तो आज का वीडियो अंत तक देखिए और पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो वीडियो है उत्तरवर्ती मुगल राजवंश में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह। तो अहमद शाह एकमात्र मोहम्मद शाह का इकलौता पुत्र था। और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ होता है। इसका जो शासन काल है वो 1748 से 1754 ईस्वी तक ये राज्य करता है अहमद शाह। देखिए, अहमद शाह जो था ये एक अयोग्य शासक था। और इसके समय में जो अर्थव्यवस्था थी, मुगल साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था जो थी वो एकदम छिन्न भिन्न हो गई थी। छिन्न भिन्न हो गई, और इतना छिन्न भिन्न हो गई मुगल अर्थव्यवस्था कि जो शाही सामान हुआ करते थे, यानी कि मुगल राजवंश के जो कुछ सामान हुआ करते थे, तो वो भी यहाँ तक बिकने लगे। इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो गई इसके समय में। ये बिल्कुल शासन पर अपने जो राज्य था उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। इसके साथ ही जो सैनिक हुआ करते थे, इसकी जो सेना थी, सेना में सैनिक थे, उनको वेतन ना मिलने के कारण उन्होंने जगह जगह पर विद्रोह कर दिए। और इससे क्या हुआ, और अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। जो इसका राज्य था वो भी छिन्न भिन्न होता चला गया। इसके समय में जो राजकीय कामकाज हुआ करते थे, यानी कि महल के अंदर या राजकाज में अंदरूनी जो कार्य हुआ करते थे, उनका जो नेतृत्व था वो इस राजमाता ऊधम बाई संभाल रही थी। और इनको एक उपाधि प्रदान की गई थी। उस उपाधि का नाम है किबला ए आलम। ये इनकी उपाधि का नाम है, किसकी? ऊधम बाई। तो अहमद शाह के समय में आंतरिक राजकाज जो था उसका जो नेतृत्व किया वो राजमाता ऊधम बाई ने किया। और इनकी जो उपाधि है वो है किबला ए आलम। तो अहमद शाह जो था इसका एक बहुत ही प्रिय हिजड़ा था जिसका नाम जाबिद खां था। जिसका नाम जाबिद खां था। क्या नाम था? जाबिद खां। जाबिद खां जो था ये बहुत ही वफादार था। और इसको अहमद शाह ने नवाब की उपाधि दी थी। और चूंकि जो अहमद शाह था ये बहुत व्यस्त रहता था, अपने ही कामों में मस्त मौला था, तो शासन पर ध्यान नहीं देता था। तो जो जाबिद खां था इसके हाथों में पूरा का पूरा शासन शक्ति आ गई थी। आगे होता क्या है कि यही जो जाबिद खां था इसकी हत्या सफदरजंग करवा देता है। सफदरजंग इसकी हत्या करवा देता है। और जब सफदरजंग ने इसकी हत्या करवा दी तो अहमद शाह ने ये वजीर के पद पर नियुक्त था और वजीर का पद खाली हो गया। तो सफदरजंग ने जाबिद खां की हत्या करवा दी। उसके बाद में जो वजीर बना तो उसको इमाद उल मुल्क को अहमद शाह ने जाबिद खां के बाद में वजीर नियुक्त किया।
वजीर नियुक्त किया। और ये जो इमाद उल मुल्क था, ये घटिया प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने क्या किया, अहमद फाँ को क्या किया, अंधा बना दिया। अहमद फाँ को अंधा कर दिया और अंधा करने के बाद में कारागार में डाल दिया। और उसके बाद में जो राजा बनता है अहमद फाँ के बाद में, क्योंकि ये तो कारागार में चले गए, तो इनके बाद में जो राजा बनता है इमाद उल मुल्क वजीर था, तो इसी का काम था फिर राजा बनाना। तो इमाद उल मुल्क ने जहांदार फाँ के पुत्र आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया। आलमगीर द्वितीय को अहमद फाँ की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय शासक बनता है और इसका जो समय काल है वो है 1754 से 1758। 1754 से 1758 ईस्वी तक ये शासन करता है। कब से कब तक करता है, 1754 से 1758 ईस्वी तक ये शासन करता है। और आलमगीर द्वितीय के समय में ही जो अब्दाली थे, अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गए। अब्दाली जो थे वो दिल्ली में प्रवेश कर गए। और इसका जो मूल नाम था किसका, आलमगीर द्वितीय का, इसका मूल नाम था अजीजुद्दीन। तो आलमगीर द्वितीय का जो मूल नाम था वो अजीजुद्दीन था। और इसके शासनकाल में जो अब्दाली थे वो दिल्ली में प्रवेश कर गए और किसी ने कुछ नहीं कहा, दिल्ली में प्रवेश कर गए। और इसके शासनकाल में आप देखिए, इसका जो समय काल है 1754 से 1758 ईस्वी है। तो इसमें एक 1756 ईस्वी आता है और 1756 ईस्वी की जो मुख्य घटना घटित हुई थी वो था प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध भी आलमगीर द्वितीय के समय में ही हुआ, प्लासी का युद्ध। तो इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, वो भी हमने आपको बताया। तो आलमगीर द्वितीय का मूल नाम था अजीजुद्दीन। अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गए और इसके समय में ही प्लासी का भी युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध के ये जितने भी, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जितने भी युद्ध हैं, इन सबको हम एक क्लास में देखेंगे। तो आलमगीर द्वितीय के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय शासक बनता है शाहजहां थर्ड या तृतीय। इसका जो समय काल है 1758 ईस्वी से 1759, ज्यादा समय तक ये शासन नहीं कर पाते हैं शाहजहां तृतीय। तो शाहजहां तृतीय का जो मूल नाम था, इसका जो मूल नाम जो था मुही उल मिल्लर, किताबों में ऐसा नाम मिलता है। शाहजहां तृतीय जो था वो मुही उल मिल्लर नाम का व्यक्ति था और इसने ही शाहजहां तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठा था। जो आलमगीर द्वितीय जो था, इससे पहले जो शासन कर रहा था, इसकी मृत्यु के समय में जो अली गौहर था, किसका, आलमगीर द्वितीय का पुत्र जो था, वो अली गौहर जो था वो शासक बनना था। अली गौहर तृतीय। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो अली गौहर था वो वहां पर नहीं था, वो दिल्ली में नहीं था, वो गया था बिहार। तो वो अली गौहर जो था वो बिहार में था। इसी कारण इमाद उल मुल्क जो था उसने मुही उल मिल्लर नाम के व्यक्ति को शाहजहां तृतीय की उपाधि देकर के शाहजहां तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठाया था। जबकि सिंहासन पर किसे बैठना था, अली गौहर को बैठना था। तो इसके बाद में इनके बीच में कुछ टकराव होता है और उसके बाद में जो शासक बनता है वो अली गौहर ही बनता है। तो हमने देखा था आलमगीर द्वितीय, फिर शाहजहां तृतीय बैठता है। अब जो शाहजहां तृतीय जो था ये मुही उल मिल्लर नाम का व्यक्ति था।
अब इनके बीच में ये ज्यादा समय तक नहीं रुक पाते हैं फैजान तरतीब, तो अली गौहर मूल रूप से शासक बनना था। ठीक है, चतुराई से इमादुल मुल्क ने मुही उल मिल्लर को शाहजहां तरतीब के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया था। तो इनके बीच में युद्ध वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता, अली गौहर जो था वो जीत जाता है और अली गौहर ही इसके बाद में शासक बनता है। तो अली गौहर जो था वो शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक बनता है। शाह आलम जो द्वितीय था, इसका जो समय काल है वो है 1759 से 1806 ईस्वी तक ये शासक रहता है। तो इसका जो मूल नाम था अली गौहर था, मूल नाम जो था वो था अली गौहर। तो शाह आलम द्वितीय जो था इसका मूल नाम अली गौहर था और इसके समय में ही जो क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेजों का जो सेनापति हुआ करता था, लॉर्ड क्लाइव जो था, इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी इसके समय में ही। किसने दी थी? शाह आलम जो द्वितीय था, जिसका मूल नाम अली गौहर था। इसने अंग्रेजों के सेनापति जो था लॉर्ड क्लाइव, तो उसको इसी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। और ये जो था यहाँ से मुगल साम्राज्य के पतन के कारण शुरू हो गया। हालांकि पतन तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। और 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक ये जो शाह आलम द्वितीय थे, ये अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे थे। तो शाह आलम द्वितीय जो 1765 से 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में रहा अंग्रेजों के संरक्षण में। इसके समय में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए वो हुए, एक तो पानीपत का युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में, और पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ। और बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में भी संधियां हुई, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय जो था, इसको इलाहाबाद और कड़ा के जो किले थे तो वो अंग्रेजों को सौंपने पड़ गए थे। तो इसी के चलते फिर ये 1764 में ये युद्ध हुआ बक्सर का, और 1765 में ये गिरफ्तार कर लिए गए, ये हार गए। तो इसके बाद में ये जो थे 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे। 1772 ईस्वी में इन्होंने मराठों के संरक्षण में ये दिल्ली पहुंचाए गए, और वहां पर 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने मराठों का जो संरक्षण था वो स्वीकार कर लिया, यानी कि अब हम आपके संरक्षण में रहेंगे, अब हम अपना राज्य नहीं करेंगे। इस प्रकार से शाह आलम द्वितीय ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद में इनका एक गुलाम था जिसका नाम था कादिर। शाह आलम द्वितीय का एक गुलाम था, ये था गुलाम कादिर, इसका नाम ही था गुलाम कादिर। गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था, और ये जो थे इनको अंधा बना दिया 1788 ईस्वी में। कब बना दिया? शाह आलम द्वितीय को गुलाम कादिर ने अंधा बना दिया 1788 ईस्वी में। इसके बाद में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ से जो मुगल साम्राज्य था बिल्कुल एकदम पतन के चरम पर था। तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय जो थे, जब से दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तब से ये शाह आलम द्वितीय जो थे ये एक नाम मात्र के शासक रह गए थे। और यहाँ से जो मुगल सम्राट आगे के जितने भी हुए वो एक पेंशनर बनकर रह गए, अंग्रेजों के पेंशनर बनकर रह गए, यानी कि अंग्रेज उन्हें पेंशन देते थे और अंग्रेजों का ही वर्चस्व पूरा होता चला गया। तो 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। कब? 1806 ईस्वी में ये मार दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अकबर द्वितीय शासक बनता है। इनके बाद में जो शासक बना वो बना अकबर द्वितीय।
इनके बाद में जो शासक बना वो बना अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, और ये बनते हैं 1806 से 1837 ईस्वी तक, 1806 से 1837 ईस्वी तक। हमने आपको उपाधियों का एक वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको बताया था राजा राम मोहन राय जो थे इनका मूल नाम था राम मोहन राय। तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मैंने वहां पर अकबर बताया। तो ये वही अकबर द्वितीय हैं, इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी, जिससे कि राजा राम मोहन राय बहुत खुश हो गए थे। और ये जो अकबर द्वितीय थे इनकी पेंशन बंद कर दी थी अंग्रेजों ने, जिसके कारण राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे इनकी पेंशन का मुकदमा लड़ने के लिए। इंग्लैंड गए और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां से राजा राम मोहन राय का काम खत्म हुआ। और अब अकबर द्वितीय जो थे इनके समय में ही जो मुगल कालीन सिक्के थे, इनके समय में जो मुगल कालीन सिक्के थे इनके समय में ही वो बंद कर दिए गए। और इसके साथ ही इनकी भी जो बादशाहत थी, अकबर द्वितीय की जो बादशाहत थी वो लाल किले तक सीमित रह गई। ये केवल लाल किले के ही सम्राट या बादशाह रह गए थे। लाल किले तक इनकी जो बादशाहत थी वो केवल लाल किले तक सीमित हो गई थी। और इसके बाद में बहादुर शाह द्वितीय, जिसका नाम आप सब जानते होंगे, बहादुर शाह द्वितीय शासक बनते हैं 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक शासन करते हैं। बहादुर शाह सेकंड, इनका जो उपनाम था जफर, तो इनको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ये शासन किए 1837 से 1857, यानी कि 1857 की क्रांति तक इन्होंने शासन किया। और शासन कहाँ किया, केवल लाल किले पर, भारत पर नहीं। तो 1837 से 1857 तक ये बादशाह रहते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जो थे इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। तो 1857 वाली जो क्रांति हुई तो ये बंदी बना लिए गए थे, इनके साथ में बहुत लोग बंदी बनाए गए। तो इनको जो 1857 की क्रांति थी उसमें जिस अंग्रेज अधिकारी ने इनको गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया था उस अंग्रेज अधिकारी का नाम पूछा जाता है। तो उसका नाम था लेफ्टिनेंट हडसन। तो 1857 में लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया और इनको कारागार में डाल दिया और वहां पर इन पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि ये काफी उम्रदराज व्यक्ति थे और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व करके अंग्रेजों का जो गुस्सा था वो अपने ऊपर ले लिया था। ये लाल किले में आराम से शासन कर रहे थे, वहां पर रह रहे थे, लेकिन जो गलती इनकी नहीं थी, गलती थी उस समय के जो विद्रोही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति फैलाई थी, यानी कि जो सैनिक थे उन्होंने इनको दिल्ली का जो नवाब घोषित कर दिया था, बादशाह घोषित कर दिया था और कहा कि आप नेतृत्व करिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने नेतृत्व पहले तो तैयार नहीं हुए, उसके बाद में बहुत कहने पर तो तैयार हो गए। उसके बाद में इन पर ये गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया और 1862 ये फिर रंगून भेज दिए गए थे, रंगून जेल में भेज दिए गए। और रंगून कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है और ये वहां पर जेल थी। तो वहां पर ही इनकी 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका भी काम तमाम हो जाता है। आगे एक प्रश्न बनता है कि मूल रूप से, वास्तविक रूप से जो मुगल साम्राज्य था उसका अंत किस तिथि को हुआ। तो वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो वहां की महारानी थी विक्टोरिया, उनकी घोषणा पत्र के द्वारा वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य का पतन अंत हो गया था। तो ये तिथि याद रखना, 1 नवंबर
1858 ईस्वी को मुगल साम्राज्य अस्तित्व में नहीं रहा वास्तविक रूप से। ठीक है, तो उसके बाद में भी बहुत लोग अपने आप को उत्तराधिकारी बताते रहे, बहादुर शाह का उत्तराधिकारी बता करके पेंशन वगैरह लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वहां से मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया था। तो आज की वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से मुगल साम्राज्य के अयोग्य शासक मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। और अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि मुगल साम्राज्य के जो पतन के मुख्य कारण कौन कौन से थे, कौन कौन से वे आक्रमण थे, जो राजा थे उनकी कौन कौन सी नीतियां थी जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो बने रहिए मंजिल ऑनलाइन गुरु के साथ और देखते रहिए इसी प्रकार के और भी सारे वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दें, थोड़ा हौसला बढ़ेगा, और शेयर कर दें। और इसके साथ ही अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।